हेलो। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मॉल कॉन्सेप्ट। मॉल कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं कि मॉल कॉन्सेप्ट होता क्या है, मॉल कॉन्सेप्ट हम लोग समझे कैसे, कहाँ से वो निकल के आया है, कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई होगा। कि अगर हमें मान लीजिए एटॉमिक मास की बात करेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे, या हम लोग देखें कि अगर हमें कोई चीज़ गैसेस में दी है, या हमें कोई चीज़ जो है हमें मॉलिक्यूल्स जैसे कि हम लोगों को दे दिया किसी की वॉल्यूम में दे दिया, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। तो हम लोगों को उन सब चीज़ों को करने के लिए हम लोगों को इनके बेसिक चीज़ को समझना पड़ेगा, और बेसिक चीज़ों को समझते समझते हम लोग धीरे धीरे उस एडवांस लेवल तक भी पहुंच जाएंगे जिसमें कि हम लोग हमेशा सोच सकते हैं। राइट, तो हम लोग अब शुरू करते हैं कि ये मॉल कॉन्सेप्ट है। तो ये एक्चुअल में मॉल कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो मॉल कॉन्सेप्ट एक्चुअल में ये होता है कि जैसे अब देखिए हम लोग इसको देखते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं इसकी टर्म्स को। राइट, कि टर्म्स क्या है। तो टर्म एक तो ये है कि एक हमारे पास आता है एटॉमिक मास, और आता है हमारे पास जैसे एक मॉलिक्यूलर मास। राइट, और हम लोग अगर देखें तो हमारे पास एक आता है मोलर मास। ठीक है, तो ये मोलर मास, ठीक है, अब इनको समझते हैं कि तीनों वाली वाली है क्या चीज। तो दिस इज द एटॉमिक मास। इसका मतलब है कि एक एटम के मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, मास ऑफ वन एटम। ठीक है, अगर मैं देखूं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल क्या होता है। जब दो एटम मिलके या तीन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, हम लोग उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जब मॉलिक्यूलर मास है वो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। राइट, तो ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल आ गया। तो ये जो मोलर मास है, मोलर मास को हम लोग कैसे काउंट करते हैं। तो मोलर मास को काउंट करने के लिए हमारे पास जैसे हम लोग देखें कि दिस इज द मास ऑफ वन मोल, दिस इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ किसका, पार्टिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब ये दो तरह का होता है। किसी तरह की बात करेंगे, एक होता है हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, और दूसरा होता है हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब ये चीजें हमारे को समझ आ गई कि हम लोगों को करना क्या है। एटॉमिक मास क्या होता है समझ आ गया, मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मोलर पार्टिकल की बात कर रहे हैं, दो तरह से होता है। अगर आयरन की बात करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास आएगा, अगर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा। ठीक है, अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ वन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। ठीक है, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है हम लोगों को। तो अगर हमें ये चीजें समझ आ गई है तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। राइट, तो अभी हम लोग देखते चलते हैं कि जैसे कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ी, अब देखते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अब रिलेटिव एटॉमिक मास को समझें कि इसको हम लोग कैसे इसको थोड़ा सा बारीकी में जाते हैं नॉर्मल की तरह, कि जैसे अगर मुझे 1 kg वेजिटेबल को वेट करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग इसको। हम लोग एक तराजू ले लेंगे। ठीक है, हम लोग एक तराजू ले लिया जिसमें कि हमने क्या किया, जिसके रेफरेंस में हम लोग लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोगों ने 1 kg का स्टोन ले लिया। अब 1 kg का स्टोन लिया तभी हम लोग यहाँ पे 1 kg वेजिटेबल को वे कर पाएंगे, इसके अलावा तो कोई है नहीं। तो 1 kg यहाँ पे जो हमारा 1 kg स्टोन है, व्हाट इज दिस, ये हमारे पास एक रेफरेंस है, जिस रेफरेंस के बेस से हम लोगों को पता लगता है कि भैया हम लोगों को कितना सामान चाहिए, और हम लोग उस सामान को इस रेफरेंस के साथ वे करते हैं और हम लोग उसको खरीद लेते हैं। राइट, या उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं, हाँ ये इतना ही होगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 kg स्टोन, तो उसको फिर से मैं 1 kg के साथ ही रेफरेंस कर 1 kg रेफरेंस के साथ ही इसको वे करूंगा। या अगर मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट, राइट, स्टैंडर्ड यूनिट है हमारा। इस स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब जहां मत जाएंगे वो ऐसा का वैसा ही रहेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या अगर मैं देखूं कि हम लोगों ने इसका तो निकाल लिया, अगर मैं बोलूं कि जैसे इसकी जगह मैंने कोई मान के चलते हैं कि हम लोगों ने एक बॉल ले लिया। ठीक है, एक ऐसा बॉल है जो कि बिल्कुल भरा हुआ है स्फेरिकल शेप में, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लिया जिसको हम लोगों ने इक्वल, ये अंदर से पूरा भरा हुआ है। तो बॉल को लेके हम लोग ये करते हैं कि हम लोग ले लेते हैं कि हम लोगों ने कोई क्यूबिकल
कोई क्ले, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको मैंने क्या किया 12 इक्वल पार्ट्स में बांटा। अब 12 इक्वल पार्ट्स में बांटा है और अभी 12 इक्वल पार्ट्स है, ये 1 kg के बराबर है, राइट। तो अब मुझे इसको क्या करूंगा, अगर मैं इस वेइंग मशीन में 1 kg लिया था मेरे को, अगर मैं इसकी जगह 1 kg वेजिटेबल की जगह इसके 12 पार्ट्स रखूंगा, अगर इसके 12 पार्ट्स रखूंगा तो मेरे लिए ज्यादा आसान है वेट करना। क्यों? क्योंकि वो 12 पार्ट्स है, 12 पार्ट्स इज इक्वल टू 1 kg स्टोन, जो हमारा रेफरल है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि आप ऐसा करिए कि एक पार्ट का वेट करिए, राइट, एक पार्ट का वेट करिए 1 पार्ट, यानी मतलब कि 12 इक्वल पार्ट्स हुए, तो मैं बोल रहा हूं कि 1 एटम का अगर वेट कर सकते हैं क्या हम लोग? कैन वी फिगर आउट द वेट ऑफ 1 एटम? नहीं, पॉसिबल नहीं है, बहुत छोटा है वो, बहुत इतना छोटा है कि हम लोग को निकालना ही बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोग इसको करने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसको तो नहीं कर सकते, वहां से 1 एटम तो नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा है। अगर ये छोटा है तो हम लोग को किसी बड़ी चीज का निकालना पड़ेगा, जो कि इसी के रेफरेंस के साथ चलती होगी आगे की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि अगर हम लोग उसी रेफरेंस के साथ चल रहे हैं, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे कार्बन 12 का एटम का वेट निकालना है, नहीं पता कर सकते, पता ही नहीं है हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। परंतु अब हम लोग देखते हैं कि मैं अगर बोलूं कि मास ऑफ C12, तो मैं बोल सकता हूं कि 12 ग्राम के बराबर है, राइट। तो अब इसको कैसे लिए, अगर इसका भी मान के चलते हैं कि हम लोगों ने इसको वेइंग मशीन में ले लिया, कि हम लोग तराजू लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ ले रहे हैं, तो मैंने 1 kg स्टोन किया, अब मैंने बोला कि कार्बन के 12 एटम है, और इसे 1 kg की जगह मैंने कार्बन 12 रख दिया, जो इकट्ठा ही है हमने, और यहाँ पे मैंने वही ले लिया कार्बन 12 एटम, तो ये दोनों इक्वल है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, बराबर है, बैलेंस हो जाएगा। अगर मैं उसको 12 ग्राम को भी 12 इक्वल यूनिट्स में डिवाइड कर दूं, तो वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या है, कार्बन 12 जो है वो इसका रेफरेंस पॉइंट है, जिसके बेस पे हम लोग C12 एटम को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक इस चीज को देखा कि कार्बन एटम 12 यूनिट्स के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब है कि there are 12 units in single carbon atom, right? तो इसका मतलब है ये 12 यूनिट्स के नहीं, ये रिलेटिव यूनिट्स नहीं जो आपस में मिलके एक कार्बन एटम को पूरा कर रही है। तो जैसे अगर मैं उसी वेइंग मशीन में अगर मैं इसको ले लूं और यहाँ पे रख दूं ऑक्सीजन एटम को, ठीक है, और यहाँ पे रख दूं मैं C12 को, मतलब 12 यूनिट्स की बात कर रहा हूं मैं C12 में, तो अब ये बैलेंस होगा नहीं, क्योंकि ये तो हैवी हो गया भैया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके रिलेटिव इसमें मुझे +4 करने पड़ेंगे, तब जाके ये 16 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 16 क्या हुआ, 16 इज द रिलेटिव एटॉमिक यूनिट ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 16 क्या है, 16 इज द रिलेटिव एटॉमिक यूनिट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए मतलब समझना बहुत आसान है। अगर मैं वैसे ही बात करूं तो सोडियम की एंड इसका होता है 11 इज एटॉमिक नंबर, और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो हमारा होता है 23। तो इसका क्या है रिलेटिव एटॉमिक नंबर, रिलेटिव एटॉमिक यूनिट क्या है, इसकी रिलेटिव एटॉमिक यूनिट है 23 यूनिट्स के बराबर, ठीक है। कि 23 यूनिट्स जो है वो मिलके एक सोडियम एटम को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज द रिलेटिव नंबर। सो अब ये समझ आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, अगर मैं एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहा हूं तो सिंगल यूनिट ऑफ कार्बन लेके चलते हैं आप लोग, ठीक है। सिंगल यूनिट ऑफ कार्बन कैसे बराबर है, अगर मैं देखूं अगर इसे निकालूं कि 1 यूनिट ऑफ कार्बन, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 बाय, तो ऐसा ही एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा। अब इसको देखते हैं कि सिंगल यूनिट बात करते हैं, सिंगल यूनिट ऑफ कार्बन व्हिच इज इक्वल टू द 1 AMU। अभी 1 AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है, ये कहां से निकल के आई है, ये निकल के आई है हमारे 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन, 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन एटम से ये 1 AMU निकल के आया है। इसका मतलब है कि 1 AMU किसके बराबर हो, अगर मैं बात करूं कि 1 AMU इज इक्वल टू 1 बाय 12, क्या है ये 1 बाय 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन, ठीक है।
जैसे कि अब ये क्या है मतलब कैसे, जैसे स्टैंडर्ड यूनिट केजी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, या मीटर ले लेते हैं हम लोग, बस ये है, कुछ ऐसा बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप देखिए ये चीज समझ आ रही है, तो अगर मैं बताऊं कि 1 AMU किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मास ऑफ ऑक्सीजन की बात कर ले, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम किसके बराबर आएगा, 16 AMU के बराबर आएगा। या अगर मैं बात करूं मास ऑफ लिख सकते हैं हम लोग, जैसे सोडियम की बात कर लेते हैं, तो कितने के बराबर आएगा, ये हमारा 23 AMU के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कितना क्लियर है, कितना समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब देखें कि रिलेटिव एटॉमिक मास और इसमें फर्क कितना है। अब जैसे मैं बात करूं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12, या अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ये आ जाएगा 16 AMU के बराबर। या अगर मैं बात करूं कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बात कर लेता हूं मैं, तो ये हमारा आ जाएगा 14 AMU के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अभी तो रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। अब मैं बात करूं कि मोलर मास की, ठीक है, अगर मैं मोलर मास की बात करूं तो कार्बन एटम में कितने होते हैं, कार्बन एटम में 12 ग्राम। अब ये 12 ग्राम किसके बराबर है, ये 12 ग्राम है हमारे एवोगैड्रो नंबर के बराबर, which is 6.022 into 10 raised to power 23, राइट। ये अगर मैं बात करूं फिर से ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम की बात कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू द 16, राइट। अब 16 ग्राम क्या है, दिस इज अगेन इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 raised to power 23। या अगर नाइट्रोजन भी है तो नाइट्रोजन भी लेके चल पड़ते हैं, तो नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू, राइट, नाइट्रोजन एटम जो हमारा बराबर आएगा वो आ जाएगा हमारा 14 ग्राम के बराबर, which is again equal to the 6.022 into 10 raised to power 20। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या है और ये क्या है, ये बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं, these are very smallest। तो हम लोग हमारे लिए इनको पढ़ना बहुत मुश्किल है, इनको हमें टच करना मुश्किल है। मान लीजिए अब ये बड़ा है, ग्राम है, तो हम लोगों को इसको आइडेंटिफाई करना, इसको देखना, इसको देख सकते हैं, इसका रिएक्शन कर सकते हैं, इसको हम लोग अपने यूज में ला सकते हैं। सो दिस विल बी यूज्ड फॉर फर्दर स्टडी। ठीक है, अभी आप लोग पूछ रहे होंगे कि मैंने सारे के सारे मोलर मास जो है वो हमने एवोगैड्रो नंबर के बराबर लिए, ऐसा क्यों किया, राइट। क्वेश्चन तो बनता है, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई द कि मोलर मास is equal to Avogadro number, right? क्यों है ऐसा, why? ये ऐसा हुआ ही क्यों, कि आपने किया क्यों ऐसा। इसे इसको समझते हैं कि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि जैसे 1 डजन पेंसिल ले लेते हैं, तो 1 डजन पेंसिल के बराबर है 12, है ना, 12 पेंसिल के बराबर है ना 12 पेंसिल, या 12 यूनिट्स ऑफ पेंसिल, कि 12 पेंसिल आएंगी तब जाके एक डजन बनेगा। वैसे ही हम लोग देखेंगे कि 1 डजन एग ले लेते हैं हम लोग, तो वो किसके बराबर आएगा, वो भी 12 यूनिट्स के बराबर आएगा, किसकी, एक्स यूनिट के बराबर आएगा। इसका मतलब है कि 1 डजन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का 1 डजन जो है, ठीक है, वो 12 के बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब है कि मोलर मास ऑफ एनीथिंग इज आल्सो इक्वल टू, तो मोलर मास ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर क्या है हमारा, वही है 6.022 into 10 raised to power 23 है। इतना क्लियर है, आगे बढ़े। तो अब आगे बढ़ने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो किसके बराबर आएंगे, ऑक्सीजन एटम के बराबर 16 ग्राम के बराबर आएंगे। या अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो ये आ जाएगा हमारा 14 ग्राम के बराबर। ठीक है, इतना तो हमारा कुछ क्लियर है। या हम लोग अब एक टर्म तो हम लोग को समझ है कि जब हम लोग किसी के मास की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने मास की बात करी, हम लोगों को पता लग गया कि 12 ग्राम से कार्बन का मास जो मोलर मास जो है वो 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, नाइट्रोजन का 14 ग्राम है, एंड दिस इज अगेन इक्वल टू द
अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 into 10⁻23 एटम्स। तो वैसे ही अगर हम लोगों को उसका मोल निकालने के लिए कोई बोले कि भैया जी अब आपके पास नंबर रिलेशन है, नंबर्स की बात करेंगे कि इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, इतने नंबर ऑफ कोई चीज है, तो उसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसका निकालने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे उसको समझे कि कितने नंबर को हम लोग का बैटरी के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेके चलते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लिए 1 kg पोटैटो लिए, ठीक है, 1 kg पोटैटो, और 1 kg पोटैटो लिए, जैसे कि हम लोगों को 1 kg पोटैटो में 6 पोटैटो आए, ठीक है। अब 6 पोटैटो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दिस इज द नंबर कि 6 पोटैटो जब होंगे 6 नंबर ऑफ पोटैटोज विल बी इक्वल टू द 1 kg पोटैटो, है ना, ऐसे ही बोल रही है। तो अब देखें कि अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे, कि ये है क्या वैसे, मतलब क्या है, दिस इज अ सिंपल नंबर, ठीक है, सिंपल नंबर है, एंड दिस सिंपल नंबर इज इक्वल टू द अवोगाड्रो नंबर व्हिच इज 6.022 into 10⁻23, ठीक है, ये अवोगाड्रो नंबर है। इसका मतलब है कि 1 mole of a substance is equal to the Avogadro's number, राइट। ये अवोगाड्रो 1 mole का सब्सटेंस जो है वो अवोगाड्रो's नंबर के बराबर आ रहा है, ठीक है। और अवोगाड्रो नंबर हम लोग को पता है कि ये तो ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक दो चीजों को समझ लिया कि एक मास रिलेशनशिप क्या होगा और एक नंबर रिलेशनशिप, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग इनको इतना समझ आया कि नहीं आया, और हम लोग जितना बड़ा तो समझ करने की कोशिश करते हैं कि वो बोलने क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देखें, मैंने कहा एक आया हमारे पास मास रिलेशनशिप, वो दूसरा आ रहा है हमारे पास नंबर रिलेशनशिप। अभी मास रिलेशनशिप और नंबर रिलेशनशिप अभी जब हमने पढ़ा, अभी देखिए तो कैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इसके बराबर है बेटा, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, या मैं 1 मोल ऑफ कार्बन लिखता हूं, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू द 12 ग्राम। अब मैं देखूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन which is equal to 16 ग्राम, है ना। मास रिलेशनशिप करो, ग्राम मास तो हम लोग ग्राम में लिखते हैं। तो अगर देखिए कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 के बराबर आ रहा है। अगर मैं इसी को इसी में ले लूं नंबर रिलेशनशिप में, तो 1 मोल ऑफ कार्बन किसके बराबर आ रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन आ रहा है हमारा अवोगाड्रोस नंबर के बराबर। फिर आ रहा है जैसे हम लोग 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लो, तो ये आ रहा है हमारा 6.022 into 10⁻23, ठीक है। ये एटम्स है, ठीक है। या नाइट्रोजन भी लिख लेते हैं कि नाइट्रोजन भी किसका है, आगे वही नंबर, ठीक है। अब तीसरा रिलेशन और भी है, हमने मास की बात कर ली, नंबर रिलेशनशिप की बात कर ली। अगर मान लो कि हमारे पास वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम रिलेशनशिप इज आल्सो देयर। अब वॉल्यूम रिलेशनशिप को कैसे समझना है, वॉल्यूम रिलेशनशिप को समझने के लिए हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कोई ज्यादा एग्जांपल नहीं है। जैसे हमने देखा मास में हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मास निकाला है, गिवन मास ऑफ मोलर मास, तो इसमें आ जाएगा हमारा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, और वो आ जाएगा नीचे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो अब वॉल्यूम रिलेशनशिप की अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू द गिवन वॉल्यूम व्हिच इज इन लीटर्स डिवाइडेड बाय द 22.4, दैट्स इट। ये हम लोगों को करना है एंड वी विल आंसर, ठीक है। अब हम लोग को ये सारी चीजें समझ आ गई, हम लोगों को बेसिक चीजें हम लोगों ने अपने कर ली। तो अभी हम लोग इसके एप्लीकेशन पे काम करते हैं कि क्या हम लोग को सही में चीजें समझ आई हैं, और देखते हैं कि कैसे कैसे इनको अलग अलग तरह के क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे सिंपल क्वेश्चंस करें, बहुत मिनिमम से क्वेश्चंस हैं, ताकि हम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम लोग इसको करने के काबिल होंगे, ठीक है। सो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लेंगे। जैसे कि हम लोग लेके चलते हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ
मोल्स इन, जैसे क्वेश्चन लिख देते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मास रिलेशनशिप, ठीक है। हम लोग अभी देखेंगे पहले मास रिलेशनशिप देखेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे बाकी रिलेशनशिप देखेंगे, फिर उनका मिक्सअप करने की कोशिश करेंगे कि कैसे बनाएंगे। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन, ऐसे बात करते हैं हम लोग की 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम ले लेते हैं। ये हम लोग लेके चलते हैं कि 6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम ले लेते हैं। दूसरा, तीसरा लेके चलते हैं हम लोग कि जैसे हम लोग का आ गया, चलो 3 हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। यही करने की कोशिश करते हैं। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, पर हम लोग 32 ग्राम को तो पता नहीं है कि हमने निकाले नंबर ऑफ मोल्स है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है। तो हम लोग ये करते हैं, पहले हम लोग नॉर्मल से शुरू करते हैं। हम लोग पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम वो हमारे 16 ग्राम के बराबर है, इतना हम लोग को पता है। तो x मोल किसके बराबर होंगे? x मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है वो हमें कितने होंगे? x मोल ऑक्सीजन एटम दिए 32 ग्राम के बराबर, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इनको क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया हमारा 16 × x = 22 × 1, ठीक है। अगर मैं इसको यहीं रखूं, या हम लोग करते चलते हैं कि डिवाइड बाय 16 बॉक्स है, तो वही बात ही है। तो 32/16 which is equal to the 2 मोल्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो x है हमारा, चलो ये जो x है हमारा 2 मोल्स के बराबर आ रहा है, ठीक है। हम लोग देखो ये जो नॉर्मल में समझ आ रहा था कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 के बराबर है, तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो 32 ग्राम के बराबर है, परंतु हमने यहां पे ये प्रूव करके दिखा दिया। अब देखिए कि 16 ग्राम ऑफ कार्बन एटम की बात करूं तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम के बराबर। तो अब x मोल ऑफ ऑक्सीजन कार्बन किसके बराबर है? 1 मोल ऑफ कार्बन आ जाएगा हमारा 6 ग्राम के बराबर दिया हुआ है हम लोग। अगर मैं इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो उसी से निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आ रहा है 12 × x = 6 × 1 and then x = 6/12 1/2 which is equal to 0.5, ठीक है। तो क्या है ये? दिस इज द 0.5 मोल आ रहे हैं। तो ये जो x है वो 0.5 मोल के बराबर आ रहा है। इसे समझ आया, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन देख लें कि अगर आपको बोलो कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम का नंबर ऑफ मोल्स निकालो, हम लोगों को पता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके बराबर है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है हमारा, वो है हमारा 1 ग्राम के बराबर, ठीक है। तो x मोल किसके बराबर है? ये x आ जाएगा हमारे x मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएगा हमारा, x मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके बराबर आ रहा है हमारा, दिया गया है 4 ग्राम के बराबर। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, कि 1 × x = 4 ग्राम। तो x इसके बराबर आ रहा है, जिस x में थोड़ा सा अलग कर देता हूं, इकट्ठे ले रहा है बिल्कुल। तो x = 4 मोल है ना। एक हाइड्रोजन का एक मोल का हाइड्रोजन का 1 ग्राम के बराबर आ रहा है, 4 ग्राम के बराबर आएगा, ऑटोमेटिकली हम लोग को समझ आ रहा है। पर हमने यहां इसको प्रूव करके भी दिखा दिया, ठीक है। अब हम लोगों को ये समझ आ गया हम लोग नंबर रिलेशनशिप की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग नंबर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो नंबर रिलेशनशिप में हम लोगों को वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हम लोग पीछे कर रहे थे, बट परंतु हम लोगों को अवेलेबल नंबर ऑफ रिलेशन की यूज करना था। कैसे करते हैं देखिए। तो हम लोग ये लिखते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने से हम लोग ये लिखते हैं पहला 12 × 20 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो अब देखें, तो 12 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं? तो 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ
कार्बन एटम जो है हमारा वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, ठीक है। नंबर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं 6.022 × 10⁻23, ठीक है। तो अब x मोल ऑफ कार्बन किस बराबर है? x मोल ऑफ कार्बन एटम जो है वो हमारे आ रहे हैं 12 × 10⁻23 एटम्स के बराबर, ठीक है। ये हम लोग को दिए गए हैं नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 6.022 × 10⁻23 which is equal to 12 × 10⁻23, ठीक है। तो ये रह गया हमारा x, ठीक है। अब ये चला जाएगा यहाँ पे, तो x is equal to 12 × 10⁻23। लेट्स टेक इसको छोड़ देता हूँ, 6 × 10⁻23 लेता हूँ जिसको के कारण तो 6 हुआ, तो x हमारा आ गया ये 2 मोल आ गए, ठीक है, 2 मोल के बराबर आ गया। या अगर मैं बात करूं कि अगर इसको हम लोग किस तरह से समझे कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन जैसे 18 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्या करेंगे, सेम बात वही करेंगे हम लोग कि वही कर लेते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम नंबर आ गया हमारा वही एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। फिर उसके बाद वही आता है हमारा कि x मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम is equal to the 18 × 10⁻23, 18 × 10⁻23 एटम के बराबर आ जाएगा। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हमारे पास वही आ जाएगा क्या कि 18 × 10⁻23 डिवाइड बाय 6 ले लेता हूँ, 6.02 को छोड़ के तो 1023 आ गया, तो ये हमारा 6 3 18, तो x हमारा यहाँ पे 3 मोल्स के बराबर आ रहा है, ठीक है। इतना समझ आया? ये हम लोगों ने दोनों मेथड हम लोगों ने अभी तक अच्छे से कर दिए, ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट मेरे सामने पड़ा हुआ है, पिछला कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या पता हमें समझ आया कि नहीं आया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले हम लोगों ने 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 20 ग्राम नाइट्रोजन कर रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर है? दिस इज द मास रिलेशनशिप, ग्राम आएगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन which is equal to the 14 ग्राम। सो x मोल ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं, अच्छा सॉरी नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो x मोल ऑफ नाइट्रोजन जो आ रहा है वो हमें दिया गया है 28 ग्राम के ग्राम। अगर हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 14 × x which is equal to the 28, तो x is equal to 28 by 14 which is equal to the 2, तो x ये हमारा आ गया 2 मोल्स। ये हम लोगों को कॉमनली भी समझ आ रहा था कि एक नाइट्रोजन का 14 है, 2 नाइट्रोजन का 2 मतलब 1 मोल जो है वो 14 ग्राम के बराबर है, तो 2 मोल बाय 2 मोल्स के बराबर आ जाएगा। हमने प्रूव भी कर दिया। तो हमारे पास देखो मास रिलेशनशिप का क्वेश्चन भी आ गया और ये हमारा नंबर रिलेशनशिप का भी आ गया, ठीक है। हम लोगों ने थोड़ा आराम से डिफरेंशिएट कर दिया इसको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इससे अगले कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग को समझ आया भी अभी ये अभी हम लोग अच्छे हैं, ठीक है। अभी ये बेसिक क्वेश्चंस थे, हम लोग थोड़ा सा इसके आगे लेवल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी, मतलब क्वेश्चन में 2 के कर लिए, तीसरे क्वेश्चन से लेते आएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग समझ करते हैं कि हम लोगों ने तीनों चीजें करी और इसमें फॉर्मूले में कैसे लिखा है। तो जैसे हम लोगों ने सबसे पहला जो केस किया था कि अगर वेट हमें दिया गया है, इफ वेट अगर वेट दिया गया है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द W, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। ये आ रहा है हमारा गिवन मास कि हम लोग को जो दिया गया है ना, पिछले क्वेश्चन देखेंगे तो वही आ रहा है हमारा, वही हम लोग कर रहे थे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, मोलर मास हम लोग वही कर रहे हैं, ठीक है। अगर मोल एक दिया तो उसका मोलर मास निकाल देंगे, 2 दिया मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे। या दूसरे हम लोग जैसे हम लोग जैसे क्वेश्चन भी किया था कि जैसे फाइंड मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 4 ग्राम ऑफ CH4 निकाल देते हैं, 4 ग्राम ऑफ CH4, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला डाल देंगे n इज इक्वल टू द गिवन मास कितना है हमारा 4, मोलर मास कितना होता है CH4 का हमारा कितना होता है बेटा
कार्बन का आ गया 12, आ गया 4 into 1 is equal to 4, अगेन इज इक्वल टू 4 अपॉन 16, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 के बराबर आ रहा है। ठीक है, ऐसे निकल गया। अगर दूसरे केस में हम लोगों को बोला कि नंबर ऑफ नंबर रिलेशन की बात कर रहे हैं या हम लोग एंटिटी की बात करें, कितनी एंटिटी कितनी यूनिट्स हैं, तो इफ नंबर ऑफ एंटिटीज आर देयर, ठीक है, तो इफ नंबर ऑफ एंटिटीज आर देयर, तो अगेन वैसे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन नंबर जो हम लोग को दिया गया हो, कितनी एंटिटीज कितने नंबर दिए गए हैं, डिवाइड बाय द टोटल नंबर। ठीक है, तो अगर नंबर बराबर आ जाएगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को दिया है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, जो निकाले हैं हम लोगों को 3.0 into 10⁻23 एटम्स ऑफ यूरिया के मोल्स निकालने हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इससे करेंगे n इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, ये दिया है नंबर, हमें सीधा लिख देंगे, हम लोग कुछ नहीं करना है, डिवाइड बाय क्या, अब अगला नंबर हम लोग को पता है 6.022 into 10⁻23 की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ कर देगा, जो भी आंसर आएगा वो देखिए। ठीक है, फिर तीसरे की हम लोगों ने बात करी थी, वो है हमारा इफ वॉल्यूम इज गिवन। ठीक है, आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर करेंगे, बात करेंगे एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर एट एसटी। ठीक है, तो आएगा नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय द 22.4। ठीक है, अब जैसे इसका भी क्वेश्चन ले लेते हैं कि फाइंड मोल्स ऑफ 67.2 liter O2 at ST। ठीक है, तो वही है, वॉल्यूम कितना दिया हमारे पास, ये दिया गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे कितने 67.2 डिवाइड बाय 22. तो है ना, अप्रोक्सीमेटली ये हमारा, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर आ रहा है, 3 समथिंग आ रहा है, 3 लिख लेते हैं, ये 3 के बराबर आ रहा है, तो हम लोग ये समझ आ गया ना, क्लियर है। तो ये तीन चीजें जो हम लोगों ने अभी तक समझने की कोशिश करी, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोगों ने किए, इनके थोड़े से क्वेश्चंस करे, तो अभी जो नंबरिकल कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हम लोग कहां पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी मोल्स is 12.044 into 10 raised to power 14 atoms of 10 raised to power 14 number of moles is 12.044 into 10 raised to power 23 atoms of helium। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स 12.044 into 10 raised to 23 एटम्स ऑफ हीलियम का निकाला है हमने। तो हमें दिया क्या है, हम लोगों को दिया गया है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इसके ऑफ हीलियम दिए गए हैं, कितने है बेटा, व्हिच इज n दिया गया 12.044 into 10 raised to power 23 के बराबर दिया है हम लोगों को। अब अगर नंबर हम लोगों को पता है, अब अगर नंबर होता है 6.022 into 10 raised to power 23 है, इसका नंबर होता है, तो हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द नंबर, और ये आ गया फार्मूला लिख दिया। फार्मूले में हम पहले पुट कर रहे हैं 12.044 into 10 raised to power 23 divided by 6.022 into 10 raised to power 23। ठीक है, तो ये हमारा लगभग 2 के बराबर आता है ना, तो ये आ गया हमारा 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है, चलो ये बेटा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन
52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, अब देखिए बेटा 52 ग्राम आ गया। अब हम लोग लगा देंगे मास रिलेशनशिप, यहाँ पे नंबर रिलेशनशिप था, यहाँ पे मास रिलेशनशिप लग जाएगा। फॉर्मूला वही है, हम लोग वही लगाएंगे फॉर्मूला। n इज इक्वल टू क्या दिया है हम लोग 52, ठीक है, और एक हीलियम है। अब हीलियम का मोलर मास क्या होता है हमारा, मोलर मास ओ हीलियम कितना होता है 4, कर देंगे 4 से डिवाइड, ठीक है, तो 4 में जब 4 13 था, तो 13 मोल्स के बराबर आ गया। क्लियर है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये लेते हैं कि जैसे हमें 22 ग्राम ऑफ वाटर दिया है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, वाटर इज H2O, ठीक है। तो हमें दिया गया है, देखिए एक तो मास गिवन है एंड व्हिच इज गिवन मास इज इक्वल टू 20 ग्राम, ठीक है। अब मोलर मास कितना है हमारा, मोलर मास ऑफ वाटर, ठीक है। अब मोलर मास ऑफ वाटर देखूं तो क्या है H2O 2 into 1 plus 16 which is equal to the 20, ठीक है, 20 का नंबर। तब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नहीं ये 16 into 2 plus is equal to the 18 ग्राम, ठीक है। तो 2 into 1 is 8 ग्राम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास कितना है 20 डिवाइड बाय 18, ये आ गया, ठीक है। हम लोग ये करते हैं जैसे 2 10 और 9, so 10 by 9 आ गया, ठीक है, एंड दिस इज द मोल। 22 ग्राम ऑक्सीजन एटम कार्बन डाइऑक्साइड में लेते हैं, तो क्या करेंगे, इसको आराम से कर लेंगे। गिवन मास कितना है हमारे पास, गिवन मास इज इक्वल टू 22 ग्राम, मोलर मास कितना है हमारे पास इसका, मोलर मास अभी निकल जाएगा CO2, राइट, तो आ जाएगा 12 प्लस 16 into 2 which is equal to the 44। अब डाल दो फॉर्मूले में इसको, तो which is equal to the n is equal to given mass upon molar mass is 22 divided by 44, तो 1 by 2 मोल्स का बराबर। जैसे कि हमसे पूछा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, कि एक सॉलिड सल्फर है उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं एसिड के प्रेजेंट है। अब हमें क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने को बोला हुआ है, इसमें दिया हम लोगों को मास रिलेशनशिप है, तो हम लोग उनको क्या करेंगे आपस में पहले कंपेयर करेंगे। तो पहले हम दोनों फॉर्मूले लिख लेते हैं कि वो है क्या। जैसे मैं मास रिलेशनशिप की बात करूं तो n इज इक्वल टू द गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अब दूसरे की अगर मैं बात करूं तो नंबर इज इक्वल टू द n अपॉन अवोगाड्रो नंबर, which is 6.02 into 10 raised to power 23। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स तो बराबर ही है, इनको मैं आपस में कंपेयर कर दूं तो 1 ये 2 आपस में y कंपेयरिंग 1 and 2 क्या आएगा हमारा m अपॉन m इज इक्वल टू n अपॉन 6.0 22 into 10 raised to power 23। अब यहाँ पे निकालना होगा क्या है, गिवन मास कितना है हमारे पास, है ना, गिवन मास है हमारे पास 16 ग्राम। मोलर मास के सेट में कैसे निकल जाएगा बेटा, मोलर मास हो हम लोग एसिड देखें तो मोलर मास हो एसिड इज इक्वल टू द 8 into 16 which is equal to the 256, राइट, 256 बराबर आ गया। अगर मैं इसी वैल्यू इसमें डाल दूं जैसे ये देखें हम लोग तो हमारा आ रहा है 16 डिवाइड बाय 256 which is equal to the n upon 6.0 22 into 10 raised to power 23। अगर मैं कोई वैल्यूज को यहां ले दूं क्या करूं, आ जाएगा आंसर हमारा आसानी से, ठीक है। आएगा हमारा क्या आएगा हमारा n is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 into 16 by 256,
ठीक है, क्लियर? तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा ये 3.077 के अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, पर देखना है हम लोगों को कि दिया क्या है, कैसे वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि हम लोगों को समझना भी पड़ेगा कि हम लोगों को क्वेश्चन में दिया क्या है, उस क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, फिर देखना निकालने की कोशिश कैसे करनी है, फिर देखेंगे कि कंपेयर करना है कि नहीं करना है, कौन कौन सी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, कौन कौन सी नहीं निकाल सकते। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग उसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं कि हम लोग को समझ नहीं आएगा, नहीं कर पाएंगे, जब तक करेंगे तो समझ भी नहीं आएगा, ठीक है।